Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss on the topic Spring Security in Spring Boot application. तो फ्रेंड्स उससे पहले हम सिक्योरिटी जान लेते हैं। एप्लीकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सिक्योरिटी। हम चाहे इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सेस कहें, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ओके। तो आप कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन बड़ी बड़ी एप्लीकेशन ले लीजिए, तो हर एप्लीकेशन में सिक्योरिटी लगी होगी, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी आप एप्लीकेशन में विदाउट सिक्योरिटी क्या होगा, डेटा लॉस हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में। ठीक है, कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता ना, तो हम उसको ऑथेंटिकेट कराएंगे सबसे पहले। ऑथेंटिकेशन के बाद उसको ऑथराइजेशन देंगे। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि किस पेज तक का यूज़र को एक्सेस है, कौन से पेज का एक्सेस है। और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आपके यूज़र क्रेडेंशियल्स के ज़रिए थ्रू यूज़र क्रेडेंशियल्स उसके ज़रिए उसको एक्सेस मिलेगा यूज़र क्रेडेंशियल के बेस पे। ओके, तो फ्रेंड्स उससे पहले हम पॉम एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज डालेंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की, स्प्रिंग डेटा जेपीए की। तो आप जब न्यू करके फाइल में जाके न्यू करके स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट के अंदर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं स्प्रिंग बूट स्प्रिंग सिक्योरिटी की, स्प्रिंग डेटा जेपीए की। ओके, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप नया स्प्रिंग स्टार्टर बूट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जैसे ये पॉम एक्सएमएल है, ठीक है, यहाँ पे पॉम एक्सएमएल में स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी लिखा हुआ है डिपेंडेंसी। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए ऐड किया कर रखा है मैंने, और स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो स्प्रिंग वेब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग आपका डिपेंडेंसी डाल देगा। ओके, वो मैवन डिपेंडेंसीज डाल देगा, आपको मैनुअली नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आपको बस चूज़ करना है वहाँ पे। जब फाइल में जाके हम देखिए, यहाँ पे हम फाइल में जाके गए स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, उसमें यूआरएल स्प्रिंग आईओ का है, और आपका टाइप क्या है, मैवन या ग्रेडल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। पैकेजिंग जब बिल्ड बनाएंगे आप एप्लीकेशन की, तो जार में होगी, वार में होगी। आपका ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी पता है। ग्रुप आईडी मतलब होता है कि कॉम डॉट सिक्योरिटी मैंने बनाया ग्रुप आईडी, यानी कि वो एक पैकेज है। कॉम एक फोल्डर बना होगा, इंटरनली बात बता रहा हूँ, कॉम फोल्डर बना होगा, फिर सिक्योरिटी फोल्डर बना होगा आपके। जब प्रोजेक्ट के पाथ में जाओगे आप वर्क स्पेस में, तो वहाँ पे एक कॉम फोल्डर बना होगा, फिर सिक्योरिटी फोल्डर बना होगा। ठीक है, तो कॉम डॉट सिक्योरिटी का मतलब वही है, आप डिफाइन कर रहे हो पैकेज। आपका आर्टिफैक्ट आईडी है प्रोजेक्ट का नेम, आप क्या प्रोजेक्ट का नाम रख रहे हो। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट आप स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोजेक्ट रख दो, कुछ भी रख दो, आर्टिफैक्ट वो है। ठीक है, तो ग्रुप और आर्टिफैक्ट अलग अलग है। ग्रुप प्रोजेक्ट पैकेज का पाथ हो गया, और आर्टिफैक्ट आपका प्रोजेक्ट का नेम होगा एप्लीकेशन का। ठीक है, तो इसका बाय बाय डिफ़ॉल्ट कॉम डॉट सिक्योरिटी डॉट मेन कर रखा है, यानी कि मेरे ग्रुप प्रोजेक्ट में ऐड क्या कर रखा है, डॉट मेन। यानी कि ये मेन क्लास जो होती है, वो आप जब रन है जावा एप्लीकेशन करते हो, तो इंटरनली जावा एप्लीकेशन रन होती है, इंटरनली टॉमकेट सर्वर रन होता है। देखिए, जब आपने नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट करने का आ रहा है ना, लॉम्बॉक प्लगइन या माई स्क्वेल ड्राइवर, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको इनेबल करनी है, क्योंकि मैं टॉपिक आपको इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी का बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो प्लगइन, और आपकी डिपेंडेंसी पॉम एक्सएमएल में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने कौन कौन सा किया था, माई स्क्वेयर ड्राइवर किया, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स किया, स्प्रिंग डेटा जेपीए किया, स्प्रिंग सिक्योरिटी किया, स्प्रिंग वेब किया। ठीक है, लॉम्बॉक प्लगइन क्या होता है, आपको गेटर सेटर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपको सिर्फ एनोटेशन लिखना पड़ता है, @getter @setter। तो ऑटोमेटिक गेटर सेटर आपको मैनुअली नहीं बनाने पड़ते, आप बस लॉम्बॉक प्लगइन इनेबल करोगे अपने STS आईडी में।
तो फ्रेंड्स माई एसक्यूएल कनेक्टर चाहिए, डेटाबेस से मैं आपको ऑथेंटिकेट करके दिखाऊंगा कि पहले डेटाबेस में टेबल जेपीए बनाए, ये जो स्प्रिंग का जेपीए है वो टेबल बनाएगा डेटाबेस में और उसके थ्रू ऑथेंटिकेट कराएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो रही पॉम एक्सएमएल, ये हमारी फाउंडेशन है, ये इसे कह सकते हैं हम नींव, जैसे मकान में नींव रखते हैं सबसे पहले बुनियाद, वो एक मेरा, तो मैं पॉम एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज मेरे फाउंडेशन हो गई। विदाउट डिपेंडेंसीज आई कांट, मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकता। जो स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसीज है वो ऐड करनी पड़ेगी आपको। तो ये पॉम एक्सएमएल में मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम अपना एंटिटीज़ बनाएंगे। वो एंटिटीज़ क्या हैं, वो यूज़र, जैसे सपोज करो मैं यूज़र और रोल टेबल, दो टेबल चाहिए मुझे यूज़र और रोल की, उन दोनों के बीच मैपिंग भी होगी, लिंक, कि आपका यूज़र और रोल के बीच मैपिंग क्या होगी कि एक यूज़र के बहुत सारे रोल होते हैं, तो रोल के बेस पे ऑथेंटिकेट होगा यूज़र, और रोल के बेस पे ही ऑथराइजेशन भी होगा कि किस क्या रोल है उसका, किस क्या एक्सेस दे रखे हैं उसके रोल को। सपोज करो रोल क्या है, यूज़र, जनरल यूज़र, नॉर्मल यूज़र और एडमिन रोल, ठीक है। तो मैं अब एंटिटी बनाता हूँ, लेट्स गो टू com.security.model पैकेज के अंदर बना रखा है रोल एंटिटी। फ्रेंड्स com.security.model, मॉडल क्यों लिया मैंने, एंटिटी भी ले सकता हूँ। ये एंटिटीज़ क्या हैं, ये फ्रेंड्स डेटाबेस टेबल में मैप्ड होते हैं, यानी कि ये जावा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, बट जेपीए उनको डेटाबेस टेबल में मैप्ड करके वो कॉलम बनाएगा, यानी कि अगर रोल क्लास है तो वो एक टेबल है डेटाबेस में, ओके, क्योंकि एट द रेट एंटिटी कर रखा है मैंने उसको एनोटेशन से। और एट द रेट गेटर, एट द रेट सेटर आपको बताया था कि वो लॉम्बक प्लगइन की ज़रूरत है, बट मैंने यहाँ पर अभी लॉम्बक प्लगइन इनेबल नहीं किया है, तो मैंने इसीलिए ये गेटर सेटर बना रखे हैं। तो रोल एंटिटी जो है मेरी, जो डेटाबेस में टेबल बनेगी, उसके मैंने प्रॉपर्टीज़ ली हुई, रोल आईडी रोल अंडरस्कोर आईडी इंटीजर टाइप का है, यानी कि वो प्राइमरी की है तो एट द रेट आईडी लगेगा एनोटेशन, ओके। एट द रेट आईडी बताता है कि वो प्रॉपर्टी एनोट, वो प्रॉपर्टी प्राइमरी की बिहेव कर रही है, ओके फ्रेंड्स। रोल स्ट्रिंग टाइप का होगा, और डेटाबेस में स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, वेर कैर। वेर कैर एक वेरिएबल लेंथ का, फिक्स लेंथ नहीं होती, वेरिएबल लेंथ का, आप आप कितने ही कैरेक्टर्स ले सकते हैं। तो रोल आईडी इंटीजर हो गया, रोल स्ट्रिंग टाइप का वेर कैर हो गया। तो एट द रेट जनरेटेड वैल्यू क्या है कि रोल अंडरस्कोर आईडी जो है वो प्राइमरी की होगी, और एट द रेट जनरेटेड वैल्यू होगी, ऑटोमेटिक जनरेट करेगी, ठीक है। 1 है तो इंक्रीमेंट होके 2 3 ऑटोमेटिक जनरेट कर, बढ़ते रहेगी वैल्यू, जैसे जैसे रोज बढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट रोल आते रहेंगे, वैसे वैसे रोज बढ़ते रहेगी, तो रोल आईडी भी जनरेटेड, ऑटोमेटिक जनरेट होगी। अब यूज़र एंटिटी भी ले रखी है मैंने, यूज़र क्यों ली है, क्योंकि आपका यूज़र एक्सेस करेगा ना एप्लीकेशन को, और उसी में ही सिक्योरिटी इनेबल्ड है। यूज़र जब लॉगिन करेगा, लॉगिन पेज खुलेगा और लॉगिन पर यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा यूज़र, तो यूज़र नेम और पासवर्ड एनक्रिप्टेड, पासवर्ड एनक्रिप्टेड होना चाहिए, जो डेटाबेस में स्टोर होगा एनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है, उसका भी बताऊंगा। तो यूज़र एंटिटी, मैं भी एट द रेट एंटिटी लगाऊंगा, क्योंकि वो यूज़र भी एक एंटिटी है, यानी कि वो यूज़र एक टेबल बनेगी डेटाबेस में, और उसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कॉलम होंगे डेटाबेस के, ओके फ्रेंड। तो प्रॉपर्टीज़ मैप्ड किस में हो जाती है, डेटाबेस टेबल की कॉलम्स में, और जो क्लास होती है उसमें एट द रेट एंटिटी लिखा होगा, तो वो एंटिटी एज अ टेबल स्टोर होगी इन द डेटाबेस, ओके फ्रेंड। तो ये एट द रेट एनोटेशन जो है, अभी वन टू मैनी भी आप देखोगे, एट द रेट वन टू मैनी मैपिंग है, एनोटेशन हाइबरनेट का है। तो हाइबरनेट और जेपीए का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा, ओके। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यूज़र और रोल में मैपिंग वन टू मैनी हो रही है,
वन टू मैनी का मतलब हो गया कि एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। ओके, और एट द रेट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ये एनोटेशन अभी रहने दीजिए, उसको मैं बताऊंगा। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यानी कि एक इसमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनेगा। कोई कंस्ट्रक्टर नहीं कर रखा है मैंने इसमें डिक्लेयर। और फ्रेंड्स, इसी टाइप का एक पोजो भी होते हैं। पोजोस क्या होते हैं? जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके पास, जो प्रॉपर्टीज़ के गेटर सेटर होते हैं और उनके पास कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, यानी कि पोजो में कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। और पोजो एक प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है। ओके, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है वो। उसमें कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। बट एंटिटी में हम सिर्फ डेटाबेस से बात करते हैं, यानी कि डेटाबेस मैपिंग में जो जो हमको फील्ड्स चाहिए होता है वो हम अपनी एंटिटीज़ में रखते हैं। तो यहाँ पे दो एंटिटीज़ मेरी यूज़र और रोल एंटिटीज़ ले रहा हूँ मैं, जो ऑथेंटिकेशन में भी काम आएगा और ऑथराइजेशन के लिए भी। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन फ्रेंड्स अलग अलग चीज़ होती है। ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेट करते हैं यूज़र को ऑन द बेसिस ऑफ द हिज और हर क्रेडेंशियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडेंशियल्स, उसके करेक्ट क्रेडेंशियल्स है या नहीं है। यूज़र नेम पासवर्ड जो यूज़र डाल रहा है एप्लीकेशन में, क्या वो मैच करता है डेटाबेस से। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं यूज़र एंटिटी में। यूज़र एंटिटी भी एट द रेट एंटिटी होगी, एट द रेट एंटिटी एनोटेशन लगाना पड़ेगा। एट द रेट गेटर, एट द रेट सेटर लॉम्बॉक प्लगइन होता है जो इनेबल करना पड़ता है आईडी में, बट यहाँ पे मैंने नहीं किया तो इसीलिए मैंने गेटर सेटर इनेबल कर रखे। एट यूज़र एंटिटी है उसके ऊपर एनोटेशन लगाया एट द रेट एंटिटी का। इसमें फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ मैप्ड होंगी डेटाबेस टेबल के कॉलम्स में, यानी कि यूज़र अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की होगा, एट द रेट आईडी लगा हुआ है, ठीक है। एट द रेट जनरेटेड वैल्यू के अंदर स्ट्रेटजी में जनरेशन टाइप ऑटो है, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। जो कॉलम होगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी का वो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होगा, यानी कि अगर फर्स्ट रो में 1 है यूज़र अंडरस्कोर आईडी तो सेकंड रो में 2 होगा, थर्ड रो में 3 होगा, ठीक है। 1 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा, +1 +1। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब वही होता है कि खुद ब खुद 1 1 प्लस होते रहेगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी में, जैसे जैसे यूज़र स्टोर होते रहेंगे यूज़र टेबल में, ठीक है फ्रेंड। तो यूज़र पासवर्ड होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, जो कि वेर कैर होता है डेटाबेस पे। यूज़र अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिक, यानी कि आपकी रो, हर रो यूनिक होगी। यूज़र अंडरस्कोर आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, हर रो यूनिक होगी टेबल में। यहाँ पे एट द रेट 1 टू मैनी भी ले रखा है फ्रेंड्स एनोटेशन। मैंने बताया था कि एक यूज़र के मल्टीपल रोल हो सकते हैं, तो सेट टाइप का रोल, सेट टाइप का है। सेट बता रखा था मैंने वीडियो में, अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप देख आपने देखी होगी अगर। तो सेट इंटरफेस होता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हैश सेट क्लास देती है। और सेट इंटरफेस किस टाइप का? रोल टाइप का है, यानी कि रोल ऑब्जेक्ट, रोल क्या है? क्लास है मेरी, तो रोल टाइप का सेट बना रखा है मैंने, जो वो सेट क्या कर रहा है? रोल ऑब्जेक्ट रख रहा है रोल टाइप का, यानी कि उसमें रोल अंडरस्कोर आईडी भी आ जाएगी और रोल भी आ जाएगा, एडमिन रोल, यूज़र रोल। तो सेट टाइप का एक रोल्स बना दिया यूज़र एंटिटी के अंदर। तो फ्रेंड्स ये कॉलम नहीं होगा, बट ये है कि मैं क्लास में उसे सेट टाइप का रोल्स ले रहा हूँ, जो मेरा मैपिंग रोल टेबल से दिखाएगा, ठीक है। 1 टू मैनी के अंदर फिर एट द रेट जॉइन टेबल भी है, कि कौन सी टेबल ज्वाइन करेगी, कौन सी टेबल? रोल टेबल फ्रेंड्स।
रोल टेबल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेम के अंदर जो मैंने ये जॉइन टेबल दिखा रखा है, यानी कि ये यूज़र टेबल किससे जॉइन करेगी, रोल टेबल से। और रोल टेबल का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, यूज़र अंडरस्कोर रोल। तो फ्रेंड्स इसमें आप टेबल का नाम यूज़र अंडरस्कोर रोल बनेगा डेटाबेस में, क्योंकि जॉइन टेबल के अंदर नेम दे रखा है टेबल का नाम एक्चुअल, यूज़र अंडरस्कोर रोल ही बनेगा वहाँ पर डेटाबेस में। और जॉइन कॉलम्स के अंदर फिर जॉइन कॉलम बता रखा है, यानी कि यूज़र आईडी और इनवर्स जॉइन कॉलम रोल आईडी। तो फ्रेंड्स यूज़र आईडी जो के साथ जॉइन हो रही है रोल टेबल में, और यूज़र टेबल में जॉइन किसके बेस पे हो रहा है, यूज़र आईडी के बेस पे। यानी कि यूज़र आईडी जो यूज़र टेबल में अगर 1 है तो वही 1 वहाँ इनवर्स है, यानी कि वहाँ रोल टेबल में रोल अंडरस्कोर आईडी पे करस्पॉन्डिंग रोल अंडरस्कोर आईडी के करस्पॉन्डिंग है रोल टेबल में। ओके फ्रेंड, मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। आप बस तब तक ये समझ लीजिए कि यूज़र और रोल में हमने मैपिंग दिखा रखी है, ठीक है। और उसमें 1 to मैनी मैपिंग हो रही है, जिसमें हमने रोल्स टाइप का एक सेट ले लिया, रोल टाइप का सेट। यानी कि सेट क्या हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हो बकेट है, एक कंटेनर है, जिसमें हम हर सेट क्या होता है, यूनिक इंडेक्स के बेस यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करता है, यानी कि हर एलिमेंट डिफरेंट होगा कंटेनर में, ठीक है। तो इसके भी गेटर सेटर बना रखे हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और सेट टाइप का रोल्स ले लिया। यानी कि जब रिक्वेस्ट बॉडी बनाऊंगा पोस्टमैन से, जब मैं भेजूंगा, तो मैं पूरा का पूरा एज इट इज़ यूज़र ऑब्जेक्ट भेजूंगा। तो उसमें सेट भी मुझे भेजना पड़ेगा, सेट के अंदर की रोल्स क्या है, मतलब मल्टीपल रोल भी हो सकता है, यूज़र करके भी भेज सकता हूँ मैं, यूज़र और एडमिन दोनों दोनों के साथ भेज सकता हूँ, दोनों रोल के साथ, ठीक है। इसीलिए सेट ले लिया। इतना फ्रेंड समझ में आया। जहाँ पर डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स में शेयर कर देना, बिल्कुल मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है यहाँ पर अभी बहुत सी चीज़ें नहीं आ रही होगी समझ में, कि एनोटेशंस क्यों लिखा, ये एनोटेशन का मतलब क्या है। अभी फ्रेंड्स इतना समझ लीजिए कि मैं मोटा मोटा अगर बताऊं तो ये मैपिंग कर रहे हैं यूज़र और रोल टेबल में। एंटिटीज़ हैं यूज़र रोल, एंटिटीज़ वो होती हैं जो डेटाबेस टेबल से डेटाबेस से मैप्ड कर होती हैं। यानी कि जो एंटिटी मैं बना रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ, वो उसमें एंटिटी एनोटेशन के साथ, तो वो एज इट इज़ वहाँ डेटाबेस में टेबल एक्ट कर रही है, वो टेबल बनेगी डेटाबेस में, ठीक है। और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास की, जो मैं एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वहाँ फील्ड्स हैं, वो वहाँ कॉलम्स हैं डेटाबेस में। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चलते हैं, एंटिटीज़ हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं रेपोजिटरी। अब फ्रेंड्स कॉम डॉट सिक्योरिटी डॉट रेपोजिटरी बना सकते हैं आप, कॉम डॉट सिक्योरिटी डॉट कंट्रोलर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेस पैकेज मैंने लिया था ना कॉम डॉट सिक्योरिटी, वहाँ पर जब मैं बना रहा था स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो उसमें कॉम डॉट सिक्योरिटी मेरा ग्रुप आईडी था। तो ग्रुप आईडी आप सब में सेम रखना, उसके आगे आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो कॉम डॉट सिक्योरिटी अगर मैंने रखा है तो उसके आगे आप रेपोजिटरी बना सकते हो, कॉम डॉट सिक्योरिटी डॉट रेपोजिटरी। तो इस पैकेज के अंदर कॉम डॉट सिक्योरिटी डॉट रेपोजिटरी के अंदर मैं 2 रेपोजिटरी बनाऊंगा। अगर आपका यूज़र और रोल एंटिटी था, तो ऐसे ही मैं यूज़र रेपोजिटरी और रोल रेपोजिटरी भी बनाऊंगा, ठीक है। तो रिपोजिटरी पैकेज के अंदर मैं दो दो रिपोजिटरी बनाऊंगा, यूज़र रिपोजिटरी और रोल रिपोजिटरी। लेट्स जंप इनटू रोल रिपोजिटरी। रोल रिपोजिटरी है क्या, ये इंटरफेस होगा फ्रेंड्स। ये रोल रिपोजिटरी इंटरफेस जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड्स करेगा। रोल रिपोजिटरी जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करेगा। जेपीए रिपोजिटरी भी इंटरफेस है। तो जब आप एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड्स करता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है। इतना समझ आ गया। इसीलिए इंटरफेस जो जेपीए रिपोजिटरी इंटरफेस था, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स में ओवररिडन मेथड्स में यूज़ कर सकता हूँ।
यानी कि रोल रिपोजिटरी यूज़ कर सकती हैं उन्हें। इसीलिए एक्सटेंड्स कराना पड़ा JPA रिपोजिटरी इंटरफेस को। तो आप इंटरफेस बनाओगे, जितनी एंटिटीज़ होंगी उतने इंटरफेस आप बनाओगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा स्प्रिंग बूट में देखो कितना काम, कोडिंग बच गई। आपका JPA रिपोजिटरी को जैसे ही एक्सटेंड्स किया, और JPA रिपोजिटरी में टाइप क्या रखा है, एंटिटी क्या थी, रोल, क्योंकि रोल रिपोजिटरी बना रहा हूँ तो उसका मैं जेनरिक में भी क्या रखूँगा, दो चीज़ें रखते हैं यहाँ पे JPA रिपोजिटरी के अंदर, जो रोल और इंटीजर रखा है, तो उसमें उसका मतलब होता है कि आप आपका एंटिटी का टाइप क्या है और एंटिटी का नाम क्या है। तो पहले में एंटिटी आती है और दूसरे में एंटिटी का टाइप, यानी कि जो आपका प्राइमरी की है रोल में, उसका टाइप क्या था, इंट। तो इसीलिए इंटीजर रैपर क्लास, क्योंकि जेनरिक में हम खाली इंट नहीं, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ नहीं करते हैं, रैपर क्लास का यूज़ करते हैं जेनरिक में। ठीक है, तो JPA रिपोजिटरी के अंदर मैं एंटिटी मेरा रोल कॉमा इंटीजर रैपर क्लास, क्योंकि रोल अंडरस्कोर आईडी का टाइप क्या था, इंट था, तो इसलिए इंटीजर रखना पड़ा। अगर हम JPA रिपोजिटरी के अंदर जाएं तो वो एक इंटरफेस है। ऐसे ही फ्रेंड्स एक यूज़र एंटिटी भी है, तो उसका भी मैंने यूज़र रिपोजिटरी बनाया, वो इंटरफेस टाइप का ही होगा यूज़र रिपोजिटरी भी, लेकिन एक्सटेंड्स करेगा JPA रिपोजिटरी का, और उसके अंदर मुझे यूज़र एंटिटी डालनी पड़ेगी। और यूज़र एंटिटी में टाइप क्या था, इंट टाइप का था ना यूज़र अंडरस्कोर आईडी, जो प्राइमरी की थी, तो उसका टाइप इंट है, तो इसीलिए इंटीजर रखना पड़ा मुझे। इंटीजर रैपर क्लास होती है, इंट प्रिमिटिव इंट टाइप, इंटीजर प्रिमिटिव इंट की, जो इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसकी रैपर क्लास इंटीजर होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर मैं जाऊँ JPA रिपोजिटरी के अंदर, तो ये भी एक इंटरफेस ही है, और ये भी एक्सटेंड्स कर रहा है कोई पेजिंग सॉर्ट, पेजिंग सॉर्टिंग रिपोजिटरी को। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, लिस्ट टाइप का फाइंड ऑल मेथड है, लिस्ट के अंदर भी टाइप है, एंटिटी का टाइप है वो। फाइंड ऑल मेथड फ्रेंड्स क्या होता है, इंटरनली JPA नेटी क्वेरी चलाएगा, इंटरनली क्वेरी सेलेक्ट की चलेगी फाइंड ऑल में। तो फाइंड का मतलब क्या, वो ढूंढना, ढूंढना, खाली खाली फाइंड ऑल है ना, तो सेलेक्ट स्टार होगा फ्रॉम टेबल नेम, तो सारे के सारे कॉलम्स फाइंड करके ले आएगा। तो फाइंड ऑल मेथड JPA मेथड है, स्प्रिंग JPA मेथड, फाइंड ऑल मेथड। तो मैं JPA में अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि फाइंड ऑल मेथड का मतलब होता है कि आप सेलेक्ट क्वेरी चला रहे हो इंटरनली, जैसे नेटिव क्वेरी में लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये चल रहा है। ऐसे ही फाइंड ऑल बाय आईडी भी है, जब आप सेलेक्ट क्वेरी लिखते हो और ऑन द बेसिस ऑफ आईडी सर्च करते हो, वे सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर आईडी इक्वल टू दिस। तो फाइंड ऑल बाय आईडी मेथड भी JPA रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है, तो मुझे बस उसको यूज़ करना है। इसीलिए फ्रेंड्स एक्सटेंड्स कराना पड़ा JPA रिपोजिटरी इंटरफेस को। इतना समझ आ गया। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सेव मेथड भी है, सेव का यूज़ मैं करके दिखाऊंगा अभी, कैसे हमने सेव रिपोजिटरी से लिया। और सेव मेथड के अंदर एंटिटी का ऑब्जेक्ट जाता है, यानी कि अगर यूज़र एंटिटी है तो उसका ऑब्जेक्ट जाएगा सेव मेथड के अंदर, और वो इंसर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस टेबल में। तो ऑब्जेक्ट को सेव कर रहा है टेबल में, तो सेव करने में कौन सी क्वेरी चलेगी, तो सेव मेथड जब कॉल होगा तो इंटरनली नेटिव क्वेरी किस टाइप से चलेगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ओके, तो रिपोजिटरी आपने बना दी, दो रिपोजिटरी, यूज़र और रोल रिपोजिटरी। अब नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोलर पे। तो com.security.controller पैकेज बनाया मैंने, और उसके अंदर आप कंट्रोलर कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने एडमिन कंट्रोलर नाम दे दिया, यूज़र कंट्रोलर कुछ भी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर होता है, एक @REST कंट्रोलर होता है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में हमें @REST कंट्रोलर यूज़ करना, क्योंकि उसमें हमें @response बॉडी
एनोटेशन नहीं लिखना पड़ता। हमको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चाहे जेसन में हो वो हमको यूआई पे दिखेगा, जेसन का रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में। तो @REST कंट्रोलर का मतलब वही होता है कि रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन का यूज़ नहीं करना पड़ता। क्लास के ऊपर लिख दिया, कंट्रोलर क्लास के ऊपर। अब ऑटो वायर क्यों करना पड़ा यूज़र रिपोजिटरी को? क्योंकि जब यूज़र, चाहे नॉर्मल यूज़र हो चाहे एडमिन यूज़र, वो अगर अपनी डिटेल्स डालेगा यूआई से, फ्रंट एंड से, तो उसकी डिटेल सेव होगी डेटाबेस टेबल्स में। तो यूज़र रिपोजिटरी इसीलिए ऑटो वायर्ड करना पड़ा। ऑटो वायर्ड एनोटेशन क्या होता है? इंजेक्ट करता है डिपेंडेंसी को। इंजेक्ट करने का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का काम नहीं होता मैनुअली। हम न्यूज़ के थ्रू नहीं बनाएंगे यूज़र रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट, बल्कि स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करेगा यूज़र रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ऑटो वायर्ड कर दिया मैंने यूज़र रिपोजिटरी एडमिन कंट्रोलर क्लास में। और ऑटो वायर्ड पासवर्ड बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर को भी करना पड़ा, उसको अभी बताता हूँ। तो कंट्रोलर पे आप जब बनाओगे तो पोस्ट मैपिंग एनोटेशन का यूज़ किया। @पोस्ट मैपिंग और @गेट मैपिंग होता है। @पोस्ट मैपिंग कब यूज़ होगा? जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहा हूँ, पैरामीटर्स भेज रहा हूँ यूआई से पैरामीटर्स जाएंगे ना, सबसे पहले यूज़र को इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो यूज़र की डिटेल्स, यूज़र अपनी डिटेल्स भरेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और रोल डालेगा और इंसर्ट कर देंगे हम। तो इसीलिए रिक्वेस्ट बॉडी से जा रहा है तो पोस्ट मैपिंग एनोटेशन यूज़ किया। उसके अंदर रेस्ट एंड पॉइंट देते हैं, आप कुछ भी दे दीजिए। मैंने ऐड एडमिन दे दिया, /ऐड एडमिन दे दिया, और स्ट्रिंग टाइप का ऐड एडमिन मेथड बनाया है। स्ट्रिंग टाइप का क्यों? क्योंकि वो रिटर्न करके मेरे को दिखाएगा यूआई पे कि हाँ यूज़र ऐड हो गया, तो इसीलिए मैंने स्ट्रिंग ले लिया डेटा टाइप। ऐड एडमिन मेथड के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी जा रही है ना यूज़र, और क्या जा रहा है? यूज़र एंटिटी का ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, यूज़र एंटिटी का ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा का पूरा एज इट इज़, रोल्स, यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, एज इट इज़ यूज़र ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो इसीलिए @रिक्वेस्ट बॉडी यूज़र, फिर यूज़र एंटिटी लिखा, फिर उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखा यूज़र स्मॉल लेटर में। अब फ्रेंड, इसको फिर एडमिन कंट्रोलर यहाँ पे बन गया, उसका एंड पॉइंट /ऐड एडमिन कर दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, और रिक्वेस्ट बॉडी में यूज़र एंटिटी का ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ ऐड एडमिन मेथड के अंदर। अब मैंने रिटर्न करा रखा है यूज़र एडमिन एडेड, यानी कि जो यूज़र डिटेल डालेगा अपना रोल एडमिन के साथ, तो मैंने मैसेज दे दिया रिटर्न स्ट्रिंग में कि यूज़र एडमिन एडेड। अब फ्रेंड्स, इस पे इनक्रिप्ट भी होता है। डेटाबेस में पासवर्ड सेव होना, अपना नॉर्मल पासवर्ड सेव होना गलत है, सिक्योरिटी ब्रीच कह सकते हो। इसीलिए पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, और बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर का यूज़ कहाँ कर रखा है? स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास में। तो फ्रेंड्स, एक अलग से कॉन्फ़िग क्लास बनाओगे, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग अलग पैकेज बनाओ। उस सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ही आपका मेन है, जो जहाँ पर कॉन्फ़िगर मेथड करते हैं हम एक HTTP सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट के साथ। कॉन्फ़िगर मेथड ओवररिडन लिया है कहाँ पर से? ये देखिए फ्रेंड्स, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना ये। तो कौन सी क्लास एक्सटेंड्स करा रखी है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास में? वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडेप्टर को करा रखा है एक्सटेंड, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ़िगर मेथड है। कॉन्फ़िगर मेथड HTTP सिक्योरिटी टाइप का पैरामीटर पास कर रहा है, HTTP सिक्योरिटी टाइप का आर्गुमेंट। तो उस HTTP ऑब्जेक्ट से हमने CSRF को डिसेबल कर दिया है, और आंट मैचर्स के जरिए, आंट मैचर क्या करेगा? स्लैश के बाद डबल स्टार कर रखा है ना, ये HTTP सिक्योरिटी फाइनल क्लास है, यानी कि ओवररिडन
फाइनल क्लास ओवर रिडन नहीं हो सकती, ठीक है। तो HTTP सिक्योरिटी फाइनल क्लास है। HTTP सिक्योरिटी का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना इसमें कॉन्फ़िगर मेथड में जो ओवर रिडन है। तो उस HTTP सिक्योरिटी का जो ऑब्जेक्ट है HTTP, उससे CSRF को डिसेबल करने के बाद ऑथराइज रिक्वेस्ट भी करा है। ऑथराइज रिक्वेस्ट मेथड से डॉट करके आंट मैचर्स के जरिए परमिट ऑल मेथड कॉल कर रखा है। आंट मैचर्स मेथड के अंदर आप URL का पैटर्न डालोगे। इस स्लैश के बाद अगर डबल स्टार है, यानी कि आंट मैचर में अगर स्लैश के बाद कुछ भी आप ऐड एडमिन आएगा रेस्ट एंड पॉइंट में, तो वो स्लैश के बाद कुछ भी आएगा तो वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर लेगा वो, ठीक है। तो ये आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास हो गई। और bcrypt पासवर्ड एनकोडर भी @bean एनोटेशन के साथ मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया bcrypt पासवर्ड एनकोडर मेथड का, क्योंकि इसी के जरिए मैं इसमें क्या डालूंगा, अपना पासवर्ड इनक्रिप्ट करूंगा। और वो कहाँ पे कर रहा हूँ मैं पासवर्ड इनक्रिप्ट, कंट्रोलर में, कंट्रोलर क्लास में। ओके, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड इनक्रिप्ट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, यूज़र ऑब्जेक्ट जो रिक्वेस्ट बॉडी से आया उस यूज़र ऑब्जेक्ट से मैंने सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट लिया। प्लेन टेक्स्ट मतलब ओरिजिनल पासवर्ड लिया, सपोज करो विनय123। तो उसको ओरिजिनल पासवर्ड को मैंने एनकोड मेथड जो मैंने ऑटोवाइट किया था उससे मैंने एनकोड मेथड कॉल करा है, उसमें पासवर्ड डाल दिया अपना ओरिजिनल। और ओरिजिनल पासवर्ड एनकोड मेथड ने इनक्रिप्ट कर दिया, और वही इनक्रिप्ट पासवर्ड मैंने यूज़र एंटिटी में सेट कर दिया। यूज़र ऑब्जेक्ट में सेट पासवर्ड मेथड के जरिए सेट किया, और उसके बाद वो यूज़र रिपोजिटरी जो ऑटोवायर करी थी उसमें उससे मैंने सेव मेथड कॉल करा है। सेव मेथड के अंदर मैंने एंटिटी का ऑब्जेक्ट डाला है। मैं अभी कह रहा था ना अभी थोड़ा देर पहले कि सेव मेथड के अंदर एंटिटी का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, और वो सेव मेथड इंटरनली इंसर्ट की क्वेरी चलाता है। पूरा का पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट सेव कर देगा यूज़र टेबल में आपका, ठीक है, क्योंकि यूज़र ने अपनी डिटेल्स भरी है यूआई से कहो आप पोस्टमैन क्लाइंट से टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक का फ्रेंड्स समझ आया, ये बेसिक मैं डेटाबेस ऑथेंटिकेशन से बताया। अभी कोई भी डाउट्स क्वेरीज आपकी कमेंट्स में शेयर करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और मैं डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस इस पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि आप पोस्टमैन से जब भेजोगे रिक्वेस्ट बॉडी के साथ यूज़र ऑब्जेक्ट तो कैसे वो डेटाबेस में सेव होगा। और और बताऊँगा भी कि अलग अलग एरर्स आती हैं पोस्टमैन में, जैसे 400, 401। 401 का मतलब होता है कि आप अनऑथराइज्ड हो, ठीक है। तो ये अनऑथराइज एरर 401 होती है, ऑथराइजेशन नहीं है आपको एप्लीकेशन का। और 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट, यानी कि जो आप रिक्वेस्ट बॉडी सपोज करो यूज़र ऑब्जेक्ट भेज रहे हो रिक्वेस्ट बॉडी में, तो उसका फॉर्मेट कोई ना कोई पैरामीटर ऐसा होगा जो उस एंटिटी से मैच नहीं कर रहा होगा। जो आपने एंटिटी बनाई है क्लास में वो पैरामीटर सेम होने चाहिए जो पोस्टमैन से आप भेज रहे हो। तो यही मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको रन करके दिखाऊंगा एप्लीकेशन को स्प्रिंग सिक्योरिटी की, और पोस्टमैन के जरिए एक्सेस करके बताऊंगा कि यूज़र रोल के साथ या एडमिन रोल के साथ कैसे एक यूज़र सेव होगा डेटाबेस टेबल में। तब तक के लिए कोई भी डाउट्स आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि हमने ये क्यों लिया और इसका पर्पस क्या था। JPA और हाइबरनेट में भी वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि एनोटेशन यूज़ कर रखे हैं इसमें, @one to many, @join table। Okay friends, thanks for watching this video.